हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एंटीजन। प्रीवियस वीडियोस में हमने इम्यूनोलॉजी स्टार्ट करी है, जहाँ पर हमने उस पहला टॉपिक लिया था इम्यूनिटी का, प्रतिरक्षा। दो टाइप्स उसके पढ़ चुके हैं हम, इनेट एंड एक्वायर्ड। आज हम पढ़ेंगे एंटीजन के बारे में, जिससे हिंदी में कहते हैं प्रतिजन। एंटीजन को अगर हम डिफाइन करें तो बेसिकली ये क्या है, एक इन्वेडिंग माइक्रोब्स है, या फिर हम कह सकते हैं पैथोजन्स है, जो बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। ये बाहर के पार्टिकल्स हैं, जो अपन हिंदी में कहते हैं अणु हैं, जो बाहर मौजूद होते हैं। और जब ये एंटर करते हैं बॉडी में, तो अपना जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट एंटीजन। वो क्या करता है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है कि जो भी एंटीजन बाहर से आ रहे हैं उसको किल करने में। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि जो एंटीजन है, बेसिकली ये सारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो पाए कहाँ जाते हैं, सतह पर, अलग अलग सतह पर पाए जाते हैं, सर्फेसिस पे पाए जाते हैं। जैसे सेल्स है, अपन कह सकते हैं वायरसेस है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, उनकी सतह पर ये पाए जाते हैं। स्लाइड्स की अगर हम बात करें, पहला डेफिनेशन है एंटीजन की, जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं कि एक सब्सटेंस है जो स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम ऑफ अ बॉडी एंड इट प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स अगेंस्ट दैट एंटीजन। क्या है, इम्यून प्रतिक्रियाओं को जो उकसाने वाले या फिर अपन कह सकते हैं प्रेरित करने वाले जो विषैले पदार्थ टॉक्सिन्स है, उन्हें हम एंटीजन कह सकते हैं। ऑन दैट बेसिस एंटीजन को दो में डिवाइड करा है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं, आप इसको इससे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो कोई भी पदार्थ जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिरक्षी उत्पन्न करने में सहायक होंगे, उन्हें हम एंटीजन कहेंगे। जैसे डायग्राम में भी दिख रहा है कि जो ब्लू कलर का है वो एंटीजन है, वो बॉडी में एंटर हो रहे हैं, और बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट एंटीजन। तो आप ये भी डेफिनेशन इंक्लूड कर सकते हैं। एंटीजन की यहाँ पे हम बात करें तो ये फॉरेन पार्टिकल, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि फॉरेन पार्टिकल्स हैं having the ability to evoke the immune response and it is known as antigen। और एंटीजेनिसिटी एक ये वर्ड आया है, ये बेसिकली क्या होता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स के अंदर एक एबिलिटी होती है टू बाइंड विथ एन एंटीबॉडी या फिर टी सेल रिसेप्टर। फॉरेन पार्टिकल्स जो बाहर के पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर एक एबिलिटी होती है टू बाइंड विथ एन एंटीबॉडी या फिर टी सेल रिसेप्टर, दैट इज नोन एज एंटीजेनिसिटी। There is a distinction between and term antigen and immunogens। एंटीजन एंड इम्यूनोजेंस में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि सारे इम्यूनोजेंस दे कैन बी एंटीजन, बट सारे एंटीजेंस कैन नेवर बी इम्यूनोजेंस। इम्यूनोजेंस सारे हो सकते हैं एंटीजेंस, बट जो एंटीजेंस है दे कैन नेवर बी इम्यूनोजेंस। इम्यूनोजेंस अगर हम इसको डिफाइन करें, ये वो सब्सटेंस है जो ट्रिगर करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, दे ट्रिगर द इम्यून रिस्पॉन्स, और एबिलिटी ऑफ सच कंपाउंड इज नोन एज इम्यूनोजेनिसिटी। और जो ट्रिगर करेगा इम्यून रिस्पॉन्स को, उस कंपाउंड को, उस एबिलिटी ऑफ कंपाउंड को हम कह सकते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। आप एंटीजन में ये भी इंट्रो डाल सकते हैं। हिंदी में बात करें तो ये बाहर के पार्टिकल्स हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि ये शरीर से बाहर पाए जाते हैं, और ये जब अंदर आते हैं शरीर में, जब ये प्रविष्ट होने के बाद ये शरीर में उपस्थित बी लसिका मतलब बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को प्लाज्मा कोशिकाओं में परिवर्तित कर देते हैं। इनका जो भार है, जो इनका अपन कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट है, वो 6000 डेल्टन या उससे भी अधिक हो सकता है। इनके अंदर केमिकल जो संरचना है उसके अगर हम देखें तो प्रोटीन से होते हैं, न्यूक्लिक या लिपिड इनके अंदर पाए जाते हैं। शरीर में पहले से उपस्थित जो विषाणु, संक्रमित तथा कैंसर की कोशिकाएं भी प्रतिजन की भांति ही कार्य करती है, वो भी अपन एंटीजन कह सकते हैं। तो ये प्रतिजन में आप इंट्रो डाल सकते हैं हिंदी में। केमिकल नेचर, जैसे मैंने आपको बताया, रासायनिक अगर इसकी प्रकृति की बात करें, केमिकल नेचर एंटीजेंस की बात करें, तो मेजॉरिटी जो एंटीजेंस है दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। प्रोटीन या फिर पॉलीसेक्राइड से बने हुए हैं। एंटीजेंस में ऑल्सो भी मेड अप ऑफ प्योर प्रोटीन्स या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स या लिपोप्रोटीन्स। प्रोटीन से भी बन सकते हैं, प्योर प्रोटीन से भी बन सकते हैं, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन से ये बनेंगे। Some antigens are made up of pure polysaccharides या lipopolysaccharides. Antigen made up of nucleic acids are poorly antigenic because when present as single stranded or bound to protein they may act as a active immunogens। सारे एंटीजेंस अपन कह सकते हैं प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स या फिर प्योर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, इनसे बने हुए हैं, जो
एंटीजन न्यूक्लिक एसिड से बने हुए रहते हैं वो पुअरली एंटीजेनिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड या फिर अपन कह सकते हैं प्रोटीन पाए जाते हैं जो एक्ट करते हैं एक्टिव इम्यूनोजेंस की तरह, इसलिए उनके अंदर पुअर एंटीजेनिसिटी पाई जाती है। Antigen made up of lipid are not an active immunogens, they act as a haptenes। जो लिपिड से बने हुए एंटीजेंस है वो एक्टिव इम्यूनोजेंस नहीं है, उन्हें हम हैप्टेन्स कहते हैं। आगे वाले स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे कि हैप्टेन्स क्या होता है। तो एंटीजेंस आपको यहाँ तक याद रखना है बेटा कि केमिकल नेचर अगर हम एंटीजन का बोलें तो ये किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से हैं, पॉलीसेकेराइड से बने हुए हैं। कुछ एंटीजेंस प्योर प्रोटीन से भी बने हुए रहते हैं या अपन कह सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए रहते हैं। अगर एंटीजेंस न्यूक्लिक एसिड से बने हुए रहते हैं तो वो पुअरली एंटीजेनिक है, और अगर एंटीजेंस लिपिड से बने रहते हैं तो दे आर नॉट एक्टिव इम्यूनोजेंस, उनको हम हैप्टेन्स कहते हैं। हिंदी में भी यही है, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि बड़े और जटिल जो प्रोटीन अणु होंगे एंटीजन, परंतु कुछ न्यूक्लिक एसिड्स है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स है, उन तथा बड़े पॉलीसेकेराइड्स के अणु भी प्रतिजनों का कार्य या काम में लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीजेंस में क्या क्या पाए जाते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया कि उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड से भी वो बने हुए रहेंगे, प्योर प्रोटीन से भी बने रहेंगे, पॉलीसेकेराइड से भी बने हुए रहेंगे। यहाँ एक जो स्लाइड में है एंटीजन को, ये जो वर्ड है अगर हम इसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं तो दो वर्ड बनते हैं, एंटी एंजिन। एंटी का मतलब होता है एंटीबॉडी, एंजिन का मतलब होता है जनरेटिंग मटेरियल। तो ये याद रखना है, वो एंटीजन को अगर डिस्क्राइब करें वो चीज़ जो एंटीबॉडी को एज ए जनरेटिंग मटेरियल की तरह यूज में ली जाती है, वो टर्म कहलाया जाता है एंटीजन। एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग मटेरियल या जनरेटिंग मटेरियल इज नोन एज एंटीजन। तो ये चीज आप अपने आंसर में डाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंटीजन की। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर हम एंटीजन्स को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला है एक्सोजीनस एंटीजन। नाम से पता चल रहा है एक्सोजीनस मतलब बाहर से। तो दीज आर द फॉरेन पार्टिकल्स दैट एंटर द बॉडी सिस्टम फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। जो बाहर पाए जाते हैं फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो एंटर क्या कर रहे हैं, बॉडी सिस्टम में एंटर कर रहा है, एंड इट स्टार्ट सर्कुलेटिंग इन बॉडी फ्लूइड्स एंड आर फेगोसाइटोज्ड बाय द एंटीजन प्रोसेसिंग सेल्स। और वो सर्कुलेट हो जाते हैं बॉडी फ्लूइड्स में, ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो जाएंगे, एंड दे आर फेगोसाइटोज्ड बाय द एंटीजन प्रोड्यूसिंग सेल्स। तो जो अगर उत्पत्ति के आधार पर हम बात करें, ओरिजिन के आधार पर बात करें, तो सबसे पहला आता है एक्सोजीनस, जो बाहर से शरीर में प्रवेश करते हैं। एंडोजीनस की बात करें तो ये क्या है, ये कंपाउंड्स है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ। बॉडी खुद ही बनाती है एक्सोजीनस एंटीजन्स। दीज आर द एंटीजेनिक प्रोडक्ट्स सच एज सब फ्रेगमेंट्स या फिर कोई भी कंपाउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ, दैट एंटीजन्स इज नोन एज एंडोजीनस एंटीजन, जो बॉडी खुद प्रोड्यूस करेगी। तो दो हमने पढ़ा, एक्सोजीनस मतलब फॉरेन पार्टिकल्स जो बॉडी में सिस्टम में एंटर कर रहे हैं, और एंडोजीनस जो बॉडी खुद बना रहा है। दूसरे हम बात करते हैं ऑटो एंटीजेंस। ऑटो एंटीजेंस मतलब अगर पेशेंट सफ़र कर रहा है ऑटो इम्यून डिजीज से, बॉडी ओन नॉर्मल प्रोटीन्स, जेनेटिक मटेरियल्स और एनी अदर कंपाउंड, दे आर कंसिडर्ड टू बी एज फॉरेन पार्टिकल्स। ऑटो मतलब ये स्वयं की मैं बात कर रही हूँ, ऑटो जीन्स या स्वयं प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड जो कुछ अनुवांशिक या पर्यावरण परिवर्तनों के कारण स्वयं के अंदर ही प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब उत्पन्न कर रहे हैं या बना रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटो एंटीजेंस। न्यू एंटीजेंस या फिर ट्यूमर एंटीजेंस भी इसे कह सकते हैं। दीज आर द वंस दैट आर प्रेजेंट ओवर द सर्फेस ऑफ ट्यूमर स्पेसिफिक सेल्स एंड दैट हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द नॉर्मल सेल फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन। फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन ये जो क्या है, ट्यूमर स्पेसिफिक सेल्स के सर्फेसिस के ऊपर ये पाए जाते हैं इस तरीके के एंटीजेंस। ये आपको लिखना है किसके अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमने चार पढ़ा, एक्सोजीनस, एंडोजीनस, ऑटो एंटीजेंस एंड न्यू एंटीजेंस। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। अगर हम इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें तो दो तरीके के एंटीजन होंगे, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, अपूर्ण और पूर्ण प्रतिजन। जब हम कंप्लीट एंटीजन की बात करें तो दीज आर हाई मॉलिक्यूलर वेट एंटीजेंस जिनके अंदर एबिलिटी होती है टू जनरेट द इम्यून रिस्पॉन्स बाय देमसेल्फ। एबिलिटी होगी टू जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स, वो खुद से ही जनरेट करेंगे इम्यून रिस्पॉन्स को। और इनकम्प्लीट एंटीजन की बात करें तो कंपेयर टू इम्यूनोजेंस, कंप्लीट इम्यूनोजेंस, इनका मॉलिक्यूलर वेट लो रहता है,
लो मॉलिक्यूलर वेट के एंटीजन्स होते हैं एंड दे रिक्वायर अ कैरियर मॉलिक्यूल टू इवोक द इम्यून सिस्टम, इसलिए इन्हें हैप्टेन्स कहते हैं। इनके अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट एंटीजन्स पाए जाते हैं और इनको एक कैरियर मॉलिक्यूल्स चाहिए आगे जाके इम्यून रिस्पॉन्स करने के लिए, तो वो कंडीशन कहलाई जाएगी हैप्टेन्स के अंदर। तो दो तरीके के हमने एंटीजन्स पढ़े हैं ऑन द बेसिस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। ठीक है बेटा, आपको कंप्लीट में क्या लिखना है, हाई मॉलिक्यूलर वेट एंटीजन्स पाए जाते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है टू जनरेट द इम्यून रिस्पॉन्स बाय देमसेल्फ, और अगर हम इनकम्प्लीट की बात करें तो ये लो मॉलिक्यूलर वेट एंटीजन है और इनको एक कैरियर मॉलिक्यूल जरूरत होती है टू इवोक द इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैप्टेन्स की। अभी हम जैसे पढ़ कर आए हैप्टेन्स क्या है, जिनके अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट पाया जाएगा और इनको एक कैरियर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। अगर हम हैप्टेन की बात करते हैं तो ये ग्रीक वर्ड हैप्टीन से लिया हुआ है जिसका मतलब होता है टू फास्टन। Many low molecular weight organic molecules that are not antigenic by themselves become antigenic if they bound to a large carrier molecule such as protein। इसको हम डायग्राम से समझेंगे कि ये हैप्टेन मॉलिक्यूल्स है, ये एज सच एंटीजेनिक नहीं होते, बट अगर ये कैरियर मॉलिक्यूल वाहक अणु के साथ अगर ये बाउंड हो जाते हैं तब वहाँ पे एक हैप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट बना देते हैं जो वहाँ पे एंटीजेनिसिटी शो करेगा। तो वहाँ पर यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि जो लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसे हम हैप्टेन कह रहे हैं वो एज सच एंटीजेनिक नहीं है, बट अगर इसको बाउंड कर देते हैं कोई भी कैरियर मॉलिक्यूल्स जो प्रोटीन हो सकता है, वहां पर ये क्या करेगा, एक कॉन्जुगेट बना देगा और एंटीजेनिसिटी शो कर देगा। एग्जाम्पल हैप्टेन का है पेनिसिलिन, जो आप लिख सकते हैं एक स्मॉल मॉलिक्यूल है और ये भी एंटीजेनिसिटी नहीं है। नेक्स्ट टर्म अगर हैप्टेन की बात करें, सबसे पहले कॉइन करा था कैल लैंडस्टाइनर ने, जो बेसिकली दो प्रकार के अपन हैप्टेन इसमें पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। जब मैं कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूँ तो पॉलीवेलेंट या फिर ये रेसिपिटेट विद स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। कॉम्प्लेक्स जो हैप्टेन्स हैं वो पॉलीवेलेंट होते हैं एंड दे रेसिपिटेट विद स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। ऑन द अदर हैंड अगर हम सिंपल की बात करें तो ये यूनिवैलेंट है, इनके अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो यूनिवैलेंट बॉन्ड पाए जाएंगे एंड दे आर नॉन प्रेसिपिटेट विथ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। सिंपल में ही बात करेंगे बेटा अपन, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको इसके अंदर क्वेश्चंस भी एक एक मार्क्स के पूछे जाते हैं कि हैप्टेन को डिस्क्राइब करिए या फिर हैप्टेन एंड एंटीजन के अंदर डिफरेंसेस बताइए या फिर सिमिलैरिटीज बताइए। तो डिटेलिंग क्वेश्चन इस पे नहीं पूछे जाते। हैप्टेन जो वर्ड है किसने कॉइन करा था, तो समवॉट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप वन लाइन आंसर में इसको बता सकते हैं। तो ये दो तरीके का हमने पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स हैप्टेन एंड सिंपल हैप्टेन। नेक्स्ट हम सिमिलैरिटीज की बात करते हैं कि एंटीजन और हैप्टेन्स के अंदर क्या क्या सिमिलर कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। जब अगर हम पहले उसकी बात करें पॉइंट की, तो बोथ आर एंटीजेनिक, दोनों क्या है एंटीजेनिक होते हैं। बोथ आर प्रेजेंट ऑन एक्सटर्नल सेलुलर सरफेस ऑफ माइक्रोबियल पैथोजेंस एंड अदर एजेंट्स। दोनों कहाँ पाए जाएंगे, बाहरी सेलुलर सतहों पर ये मौजूद रहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस के अंदर के जो बाहरी एरिया है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। Both forms a part of defense mechanism system between antigen and antibody। और ये दोनों मतलब अपन कह सकते हैं दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच एक रक्षा तंत्र प्रणाली का एक हिस्सा बनाते हैं। They form a part of defense mechanism। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, बोथ हैव द एबिलिटी टू बाइंड टू द एंटीबॉडी बाय वीक लिंकेजेस सच एज आयनिक इंटरैक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। इन दोनों के अंदर एबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि वो बाइंड करें एंटीबॉडी के साथ बाय अ वीक बॉन्ड्स। कौन कौन से वीक बॉन्ड्स हैं आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, आयनिक इंटरेक्शंस है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस है। इनसे क्या है कि वीक लिंकेजेस बनाते हैं बिटवीन दी एंटीबॉडी। तो ये सिमिलैरिटीज है जो एंटीजन और हैप्टेन्स के बीच में पाई जा रही है कि दोनों एंटीजेनिक होते हैं। दोनों कहाँ पाए जाते हैं, बाहरी सेलुलर सतहों पर पाए जाएंगे। ये क्या बनाएंगे, एक रक्षा तंत्र प्रणाली, डिफेंस मैकेनिज्म बनाएंगे एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में। प्लस ये एक वीक लिंकेजेस बनाएंगे आयनिक इंटरेक्शन से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से या फिर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से। तो ये सिमिलैरिटीज आप बेटा एंटीजन एंड हैप्टेन्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके डिफरेंस की कि एंटीजन और हैप्टेन्स में क्या क्या डिफरेंस है।
अगर फर्स्ट हम बात करें डिफरेंस की, तो एंटीजन क्या है, ये एक फॉरेन बॉडी प्रोडक्ट है, जैसे हम पढ़ते हैं, विच हैज़ द एबिलिटी टू ट्रिगर द होस्ट इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एन इम्यून रिएक्शंस बाय बाइंडिंग टू एन एंटीबॉडी। जो शरीर में एंटीबॉडी है उसे ये बाइंड करने में सक्षम है, प्लस ये फॉरेन बॉडी है। अगर मैं हेप्टेन की बात करूं, ये एक इनकम्प्लीट एंटीजन है, ये पूरी तरीके से एंटीजन नहीं है, ये एक इनकम्प्लीट एंटीजन है विच इज़ नॉट ओरिजिनली इम्यूनोजेनिक। वो ओरिजिनली हम इसको इम्यूनोजेनिक नहीं कह सकते। दूसरा हम एंटीजन का पॉइंट लेते हैं कि इट डायरेक्टली बाइंड्स टू द एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड एंड इनिशिएट एन इम्यून रिएक्शन। वो डायरेक्टली बाइंड कर देगा एंटीबॉडी से। बट यहाँ पर अगर हम बात करें हेप्टेन की, तो इट बाइंड्स टू एन एंटीबॉडी बट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू ट्रिगर द होस्ट इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एन इम्यून रिएक्शंस। इसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि ये डायरेक्ट बाइंड कर ले एंटीबॉडी से और इम्यून रिएक्शंस बना ले। इसको एक कैरियर प्रोटीन चाहिए, कैरियर मॉलिक्यूल्स चाहिए, जो हम अभी स्लाइड में पढ़ा है जब हम हेप्टेन पढ़ रहे थे। तो एंटीजन में क्या क्षमता रहेगी कि वो डायरेक्टली बाइंड कर देता है एंटीबॉडी से और ये क्या करेगा, इनिशिएट कर लेगा इम्यून रिस्पॉन्स। बट हेप्टेन में उस तरीके की क्षमता पाई नहीं जाती, इसके अंदर एबिलिटी नहीं होती है कि वो ट्रिगर करे होस्ट इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एन इम्यून रिएक्शंस। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो बताते हैं डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड हेप्टेन। नेक्स्ट पॉइंट्स की हम बात करेंगे एंटीजन की, कि दे आर नॉट कॉन्जुगेटिंग विद द कैरियर मॉलिक्यूल्स। एंटीजन को कोई भी तरीके का कैरियर मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, बट हेप्टेन की बात करें तो इसको कॉन्जुगेट बनाने के लिए कैरियर मॉलिक्यूल चाहिए, जैसे प्रोटीन हमने डायग्राम में देखा था। एंटीजन जो है दे आर यूज्ड इन विट्रो टेक्निक्स सच एज एलाइजा और फार्मा को, जो भी फार्मा रिलेटेड जो पर्पज़ है वहाँ पर एंटीजन्स का यूज़ हो सकता है। बट हेप्टेन्स का अगर बात करें तो वो एंटीबायोटिक्स में यूज़ होता है, प्लस जो एनेस्थीसिक जो डिज़ाइनिंग है, एनेस्थीसिया की जो डिज़ाइनिंग है वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा हेप्टेन्स को यूज़ में लिया जाता है। एंटीजन रिएक्शंस आर एंटीजेनिक एंड इम्यूनोजेनिक, बट अगर हेप्टेन की बात करें तो वो रिएक्शन सिर्फ इम्यूनोजेनिक होते हैं, एंटीजेनिक रिएक्शंस पाए नहीं जाते हेप्टेन के अंदर। तो दीज पॉइंट शोज द डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड हेप्टेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजुवेंट्स करके जो चीज़ है वो भी पाई जाती है एंटीजन के अंदर। बेसिकली क्या करते हैं, ये बूस्ट करता है, ये जो एडजुवेंट्स है ये हेल्प करेगा, ये बूस्ट करेगा इम्यून रिस्पॉन्स को। तो क्या है ये चीज़ हम पढ़ते हैं। एडजुवेंट्स की अगर बात करें, दे आर द सब्सटेंस दैट व्हेन मिक्स्ड विद एन एंटीजन एंड इंजेक्टेड विद इट इनहैंस द इम्यूनोजेनेसिटी ऑफ दैट एंटीजन। ये बेसिकली क्या करेगा, एंटीजन की जो प्रतिरक्षा है उसको बढ़ाता है। एडजुवेंट्स वो पदार्थ है जो एंटीजन के साथ अगर मिलाया जाता है या इसके साथ इंजेक्ट किया जाता है तब वो एंटीजन की प्रतिरक्षा को बढ़ाएगा। ये जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू हेल्प। दे आर ऑफन यूज टू बूस्ट द इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे मैं आपको बताया, ये बूस्ट करेगा इम्यून रिस्पॉन्स। कब बूस्ट करेगा, जब एंटीजन के पास लो इम्यूनोजेनेसिटी पाई जाएगी या फिर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन्स आर अवेलेबल। या तो एंटीजन के अंदर बहुत लो इम्यूनोजेनेसिटी होगी तब वहाँ पर इसकी हेल्प से वो बूस्ट करता है इम्यून रिस्पॉन्स, या फिर बहुत कम मात्रा में एंटीजन पाए जाते हैं तब वहाँ पर इसकी सहायता से या तो इसको इंजेक्ट कर लो या फिर इसको मिक्स कर लो एंटीजन में, तब वहाँ पर क्या है, प्रतिरक्षा, जो एंटीजन की प्रतिरक्षा है वो बढ़ जाती है। एडजुवेंट्स को दे मे बी एडेड टू अ वैक्सीन टू मॉडिफाई द इम्यून रिस्पॉन्स। इनको हम वैक्सीन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं टू मॉडिफाई द इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है कि प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को करने के लिए सहायक वैक्सीन में भी इसे जोड़ा जा सकता है। तो आप ये पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इम्यून स्टिमुलेशन बाय एडजुवेंट्स के क्या क्या मैकेनिज्म है जो ये रोल प्ले करता है एंटीजन के अंदर। सबसे पहले, इट एक्सटेंड द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन इन द ब्लड। इट एक्सटेंड द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन इन द ब्लड, हेल्प द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, activate macrophages and lymphocytes, and the last one is supports the production of cytokinins। तो ये मैकेनिज्म है जो इम्यून स्टिमुलेशन बाय एंटीजन्स रोल प्ले करेगा। ये वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं। इम्यूनोजेनेसिटी बेसिकली एबिलिटी टू इंड्यूस अ ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। इसके अंदर एबिलिटी होती है प्रेरित करने की, इंड्यूस करने की ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की।
एंटीजेनिसिटी की हमने बात करी थी, ये एबिलिटी है टू कंबाइन स्पेसिफिकली विद द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्सेज, जो हो सकता है सिक्रीटेड एंटीबॉडीज या फिर सरफेस रिसेप्टर्स ऑन टी सेल्स। ये पॉइंट्स आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट। अगर बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स भी पाए जाएंगे एंड लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। जब मैं लार्ज मॉलिक्यूलर वेट्स की बात करूँ, एग्जांपल है हीमोसाइनिन है, एग एल्ब्यूमिन है या ट्रायोग्लोबुलिन है, उनके अंदर 10,000 डेल्टन से 60,000 डेल्टन्स पाए जाते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स, और ये बहुत ज़्यादा एंटीजेनिक होते हैं, हाईली एंटीजेनिक। लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स की बात करूँ तो एग्जांपल है इंसुलिन, जिनके अंदर लेस देन 5,000 डेल्टन्स पाए जाएंगे एंड दे आर नॉन एंटीजेनिक। वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक जो अपन बात करें मॉलिक्यूल्स, दे आर नॉट एंटीजेनिक बाय देमसेल्स बट बिकम एंटीजेनिक इफ दे बाइंड टू अ लार्ज कैरियर मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स। ये हेप्टेन वाला ही है लाइन जो हमने पढ़ी थी कि जो लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट पाया जाता है, वो एंटीजेनिसिटी शो नहीं करते, बट अगर ये कंबाइन हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं कैरियर मॉलिक्यूल से या फिर प्रोटीन से, तो वहाँ पर क्या है, उनकी जो एंटीजेनिसिटी है वो हाई हो जाएगी। और दीज लो मॉलिक्यूलर वेट एंटीजेंस दे आर कॉल्ड एज हेप्टेन्स, जो हम अभी पढ़ कर आए हैं। नेक्स्ट हम केमिकल नेचर, इसका रासायनिक अगर बात करें नेचर की, तो एंटीजेंस आर मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड आर सम आर पॉलीसेकेराइड्स, ये हम पढ़ चुके हैं। प्रोटीन्स विच आर कंपोज्ड ऑफ अबाउट 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स एंड आर बेटर एंटीजेंस देन पॉलीसेकेराइड्स विच हैव ओनली 4 or 5 मोनोसेकेराइड्स यूनिट। प्रोटीन्स जो किससे बने हुए हैं, दे आर कंपोज मोस्टली किससे, 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं। दे आर बेटर एंटीजेंस, प्रोटीन को इसलिए बेटर एंटीजेंस कहा गया है क्योंकि इनके अंदर 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंटीजेनिक इन नेचर, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि हम कह रहे हैं कि इसके अंदर 20 तरीके के अमीनो एसिड्स है, तो इनके अंदर बेटर एंटीजेनिसिटी पाई जाएगी। बट देयर इज अ एक्सेप्शन कि सारे प्रोटीन्स एंटीजेनिक नहीं होते नेचर में। अपन ग्लिटिन की बात करें तो, जिलेटिन की बात करें तो। फिर हम बात करते हैं लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर यूजुअली नॉन एंटीजेनिक बट दे बिकम एंटीजेनिक व्हेन कंबाइंड विद प्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। हमने प्रीवियस वीडियोस स्लाइड्स में देखा था कि लिपिड और जो न्यूक्लिक एसिड से बने हुए एंटीजेंस हैं वो नॉन एंटीजेनिक जेनिसिटी शो करते हैं, बट अगर ये दोनों बाउंड हो जाए या कंबाइंड हो जाए प्रोटीन से, तो इनके अंदर भी एंटीजेनिसिटी हाई हो सकती है। Presence of an aromatic radical is essential for rigidity and antigenicity of a substance. अगर एंटीजेनिसिटी कोई भी सब्सटेंस में शो करनी है या उसका प्रेजेंस बनाना है, तो वहाँ पर एरोमेटिक रेडिकल मतलब पदार्थ की अगर कठोरता अगर बरकरार रखनी है, तो वहाँ पर एरोमेटिक रेडिकल्स की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। तो ये सारे पॉइंट्स केमिकल नेचर शो करते हैं एंटीजेंस का, कि प्रोटीन से भी बने हुए रहते हैं, पॉलीसेकेराइड से भी होते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप केमिकल नेचर में लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जो जैसे हम बोलते हुए आए कि ये फॉरेन सब्सटेंस है एंटीजन, ये फॉरेन सब्सटेंस है जो नॉन सेल्फ होते हैं एनिमल के टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स। फिजिकल फॉर्म की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर एंटीजन आर मोर इम्यूनोजेनिक दैन सॉल्यूबल एंटीजन्स। जो एंटीजन्स ज़्यादा जो पर्टिकुलर एंटीजन्स है दे आर मोर इम्यूनोजेनिक बट rather than soluble antigens they are not so much immunogenic. Denatured antigens are more immunogenic than the native form. और जो denatured हुए हुए antigens है they are more immunogenic, ये physical forms में लिखना है आपको, than the native forms. तो these are the points which included in antigens के उनके foreign substances है, उनके अंदर chemical nature कैसा होता है, physical form क्या क्या उसमें पाए जाते हैं, प्लस उसका molecular weight जो lower molecular weight and high molecular weight with examples आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट है प्रॉपर्टीज एंटीजन की, जो आपके आंसर में इंक्लूड करना है कि जो एंटीजन्स है दे शुड बी अ फॉरेन सब्सटेंस टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स। वहाँ पर इसको फॉरेन सब्सटेंस होना ज़रूरी है टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन हैव अ मॉलिकुलर मास ऑफ 14,000 to 60 लाख डाल्टन्स। इनका मॉलिकुलर मास बहुत ज़्यादा होता है, इतना मॉलिकुलर रेंज रहता है मास की। दे आर मेनली प्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। बेसिकली अगर हम बात करें एंटीजन्स की तो
प्रोटीन्स और पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये। द मोर केमिकल कॉम्प्लेक्स दे आर द मोर इम्यूनोजेनिक दे विल बी। जितना केमिकल कॉम्प्लेक्शन इनके अंदर पाया जाएगा उतना ही ये इम्यूनोजेनिक नेचर इनके अंदर शो होगा। एंटीजेंस आर स्पीशीज स्पेसिफिक, प्रजाति विशिष्ट रहते हैं ये, स्पीशीज स्पेसिफिक रहेंगे। द एज इन्फ्लुएंस द इम्यूनोजेनिसिटी, जो एज है सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस हो रहा है वो इन्फ्लुएंस करेगा इम्यूनोजेनिसिटी को। वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड पीपल एग्जिबिट वेरी लो इम्यूनोजेनिसिटी, बहुत छोटे और अपन कह सकते हैं जो एज पर्सन है उनके अंदर बहुत कम इम्यूनोजेनिसिटी पाई जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको इंक्लूड करना है प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजेंस में। यहाँ पर कंप्लीट होता है टॉपिक एंटीजेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीबॉडीज और उसके टाइप्स की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।